तो स्टार्ट करते हैं। नेफ्रोलॉजी इसमें मोस्टली चीज़ें जो है वो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, मेडिसिन से रिलेटेड और वैसे पैथो में भी पढ़ी हुई हैं। तो नेफ्रोटिक एंड नेफ्रेटिक को थोड़ा सा देख लेते हैं। नेफ्रेटिक सिंड्रोम के क्या क्या फीचर्स हैं और नेफ्रोटिक के क्या क्या हैं। हाँ भाई बताओ, क्या होता है नेफ्रोटिक में और नेफ्रेटिक में। हम्म। प्रोटीनूरिया, ओके। हाइपरटेंशन, हम्म। और एसिथीमिया, हाइपर हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया, हीमाटूरिया, हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया तो नेफ्रोटिक में नहीं होता। ओ नेफ्रेटिक में सॉरी, अच्छा एसिथीमिया, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे लगा ये नेफ्रोटिक लिखा हुआ है। हाइपरटेंशन, प्रोटीन यूरिया, हीमाचूरिया और एसिथीमिया, ठीक है, यूरिया कैटेन हो सकता है नेफ्रोटिक में। प्रोटीन यूरिया इसका मेजर फीचर है, मोर देन जो है वो। ठीक है, और हाइपरटेंशन नहीं होती, हिमाचूरिया नहीं होता टिपिकली। हाइपरल्बुमिनिया होता है। प्रोटीन यूरिया एंड हाइपरबिमेनीमिया होता है। ठीक है, हाइपर प्रोटीन कोलेस्ट्रोलिमिया, हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया हो सकता है। और एडीमा, एडीमा होगा। और भाई यही मेजर चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, तो ये आपने सबसे पहले तो जो भी डिजीज आएगी आपने देखना है उसका हिमाचूरिया है कि नहीं, और या प्रोटीन यूरिया उसका मेजर फीचर है। वन बाय वन इनको देख लेते हैं। आईजीए नेफ्रोपैथी में क्या होता है, नेफ्रेटिक पिक्चर होती है या नेफ्रोटिक होती है मेनली। नेफ्रेटिक होती है। नेफ्रेटिक होती है। ठीक है, नेफ्रोटिक के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है रेयरली, और मिक्स्ड पिक्चर के साथ भी कर सकता है कि प्रोटीन यूरिया भी ज्यादा हो और हिमाचूरिया भी हो। तो बेसिकली आईजीए नेफ्रोपैथी आपने याद रखना है, मोस्ट कॉमन चिल्ड्रन में जो है वो कॉज ऑफ ग्लोमेरुलर डिजीज जो है वो मोस्ट कॉमन है। ठीक है, और नेफ्रेटिक में इसके अलावा बेसिकली क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या होती है इसमें, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन फॉलोड बाय हेमाचूरिया, हीमाचूरिया स्टार्ट हो जाएगा, यही सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे, हीमाचूरिया, हाइपरटेंशन, नेफ्रेटिक वाले जो है। ठीक है, प्रोटीन यूरिया यूजुअली जो है वो नेफ्रोटिक रेंज से कम कम ही होता है, मतलब 3.5 ग्राम्स पर डे से कम होगा। ठीक है, उसके अलावा क्या मेजर फीचर होता है इसमें जो इसको डिफरेंशिएट करे, एक तो ये है कि इसमें टाइम डिफरेंशिएट करेगा। ठीक है, ये फ्यू मतलब इतने भी डेज नहीं, 1 या 2 डेज के बाद हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है वो भी आपको पता है इन्फेक्शन के बाद ही होता है, बट उसमें फ्यू डेज होंगे, ऑलमोस्ट भी डेविडसन के अकॉर्डिंग 10 डेज का जो है वो डिफरेंस होगा सिम्टम्स डेवलप होने से पहले। उसमें उसके एडिमा भी अलावा होता है। अच्छा, एडीमा इसमें भी हो सकता है। नेफ्रोटिक मैंने बताया पिक्चर, इस बेसिस पे आप जो है वो इतना डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि मिक्स्ड पिक्चर भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कि कोई भी प्रेजेंटेशन हो सकती है। खैर, आपके पास C3 लेवल्स भी डिफरेंशिएट करेंगे। कॉम्प्लीमेंट लेवल जो होते हैं वो आईजीए नेफ्रोपैथी में कम होते हैं या नॉर्मल होते हैं। नॉर्मल होते हैं, लोअर नॉर्मल देन। होते हैं। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में डिक्रीज होंगे। डिक्रीज्ड होते हैं। ठीक है, इसकी बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। उसके अलावा एएसओ टाइटर होंगे उसमें रेज, लेकिन वो स्पेसिफिक नहीं है, स्ट्रेप्टोकोकल में रेज होंगे। ठीक है, बेसिकली आपने ट्रीट क्या करना है, आपने नेफ्रेटिक सिंड्रोम को ही ट्रीट करना होता है, कोई मतलब इसका स्पेसिफिक ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है। तो उसमें आपने क्या करना है, आपके पास हीमाचूरिया और ब्लड प्रेशर कंट्रोल, ब्लड प्रेशर रेज हो रहा है तो आपने ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है। ठीक है, प्रोटीन यूरिया का ट्रीटमेंट आपको पता है कि
अब इंट्राग्लोमेरुलर जो ब्लड प्रेशर है बिटवीन द अफरेंट एंड डिफरेंट आर्टरी, जो ब्लड प्रेशर बन रहा होता है वो डैमेज कर रहा होता है ग्लोमेरुलस को, ठीक है, उसको आपने कम कर देना है। तो ये आपका मेडिसिन का क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन एस इनहिबिटर्स जो है वो उस प्रेशर को कम करते हैं। तो एस इनहिबिटर्स जो है वो उसमें आप डायबिटिक्स को भी देते हो अगर उनमें माइक्रोएल्ब्यूमिन यूरिया हो रहा हो, तो इधर भी प्रोटीन यूरिया के लिए बेसिकली आप एस इनहिबिटर्स देते या हो जी। एमसीक्यू आता है कि हाइपरटेंशन कैसे कंट्रोल करनी है बच्चों में, तो उसका हम्म, आंसर भी एस और एआरबीज है। ये ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर कंट्रोलिंग यस, हाइपरटेंशन इन चिल्ड्रन। ठीक है। उसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं जो आपके पास फिश ऑयल में होते हैं, ठीक है। उसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ओकेजनली टॉन्सिलेक्टमी भी की जा सकती है बच्चों में, ठीक है। और इन सब डिजीज का ही जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है वो किडनी ट्रांसप्लांट है, ठीक है। किडनी ट्रांसप्लांट आप जो है वो कर सकते हो किडनी। और टेस्ट हमने कौन कौन से करवाए हैं? कंप्लीट यूरिनल एग्जामिनेशन कराएंगे, ठीक है, यूरिन एनालिसिस करा लिया, आपको C3 प्रोटीन यूरिया लेवल्स कराएंगे, मिल जाएगा, C3 लेवल्स कराएंगे। प्रोटीन यूरियन हीमेचूरिया मिल गया यूरिन एनालिसिस पे, कॉम्प्लीमेंट लेवल्स करवा लिया आपने, वो नॉर्मल होंगे। एनीथिंग एल्स? यूरिन क्रिएटिनिन, सीरम क्रिएटिनिन, ये वाले लेवल्स भी तो चेक करने होंगे ठीक है, कि कितना आरएफटीज करा किडनी ली, को यूरिया क्रिएटिनिन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। हम इलेक्ट्रोलाइट करा लिए, चलो कि अगर किडनी का मतलब चेक करना चाह रहे हो आप, फेलियर में जा रही है कि नहीं जा रही, ठीक है। एनीथिंग एल्स? आप इसमें डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो आप एएसओ टाइटर भी करा सकते हो इसमें, ठीक है। वैसे कंफर्मेशन जो होगी इसकी वो ऑलमोस्ट सारी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की जो है वो बायोप्सी से होगी। रीनल बायोप्सी से ही होगी, ठीक है। तो इतना सच कोई नहीं है। आईजीए लेवल्स कराए जा सकते हैं, वो भी स्पेसिफिक नहीं है, वो कहाँ लिखे हैं, C3 के साथ देख लो। आईजीए लेवल्स जो हैं वो कुछ में रेज हो सकते हैं, कुछ में जो है वो रेज नहीं होते, तो वो स्पेसिफिक नहीं है इसलिए, लेकिन करवा सकते हो आप। तो ये इतना सही बस आपने याद करना है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि कब पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल है। C3 लेवल्स नॉर्मल है तो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल नहीं हो सकता, ठीक है। 1 से 2 डेज के बाद रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के नेफ्राइटिक हो गया है तो नहीं हो सकता। और और क्या होता है, वही आईएसओ टाइटर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो फिर आईजीए नेफ्रोपैथी में नहीं होता, वो मोस्टली जो है वो उस तरफ चली जाएगी बात, ठीक है। बाकी रीनल बायोप्सी पे कंफर्म हो जाएगा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड रीनल फंक्शन को इम्प्रूव करेंगे। अम, इतना ही है इसमें। एक्यूट, अगला हम जो है एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ही पढ़ते हैं, ठीक है। में सडन ये वही पिक्चर होगी, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा चिल्ड्रन में 10 डेज, 1 से 2 वीक्स कह लो। उसके बाद जो है वो हीमाचूरिया, ओलिगूरिया, एडीमा, हाइपरटेंशन, ये चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। एजोटीमिया होना शुरू हो जाएगी, जो नेफ्रेटिक की पिक्चर अभी आपने खुद ही बताई है। कौन से ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं? ग्रुप ए जो स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं मोस्टली, जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के बाद होता है, और कुछ स्पेसिफिक कुछ लोगों में जो है वो स्किन इन्फेक्शन के बाद भी हो सकता है बच्चों में। तो उससे हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे इसको? एक तो ये 1 से 2 वीक्स वाली बात आ गई, एक आपके पास C3 लेवल्स लो हो गए, उसके अलावा एएसओ टाइटर आपके पास आ सकता है, ये स्पेसिफिक नहीं है, हो सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है। अम, बाकी इसमें आपके पास फाइंडिंग सीमाचूरिया की कोला कलर्ड यूरिन, ठीक है, या रेड यूरिन या इस तरह का कुछ आ सकता है, स्मोकी भी यूरिन, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ें आपने वो पिक करनी है खुद।
एक्यूट रीनल फेलियर, बल्कि वो बाद में कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं। ठीक है, इसकी रेजोल्यूशन जो है वो 1 मंथ तक ट्रीटमेंट के बाद ये ठीक हो जाना चाहिए। अगर 1 मंथ तक ठीक नहीं हो रहा तो दैट बैड प्रोग्नोस्टिक मार्कर है ये। फिर आपने जो है वो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस को देखना है कि क्या डेवलप हो रही हैं और एग्रेसिव ट्रीटमेंट करना है इम्यूनोसप्रेशन का। तो डायग्नोसिस का सेम ही होगा, मतलब इन्वेस्टिगेशन सेम ही हमने जो पढ़ी है। यूरिनालिसिस करवाया आपने, हीमाचूरिया होगा, रेड सेल कास्ट होंगी, प्रोटीन यूरिया होगा, प्रोटीन यूरिया लेकिन नेफ्रोटिक रेंज से नेफ्रोटिक रेंज से कम ही होगा। ब्लड एग्जामिनेशन में ईएसआर रेज्ड हो सकता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन कम हो सकता है ड्यू टू ओलिग यूरिया की वजह से, जो रिटेंशन हो रही है फ्लूइड की, उसकी वजह से हीमोडाइलेशन हो जाती है। किडनी फेलियर के टेस्ट जिस तरह उसमें आपने करवाए थे, आरएफटीज आप करवाओगे, अगर तो फेल हो रही है किडनी तो आपके पास हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपरकैलेमिया होगा, फ्लूइड ओवरलोड होगा। कॉम्प्लीमेंट लेवल्स की बात हो चुकी है, इसमें डिक्रीज्ड होते हैं। अच्छा, आपका एमसीक्यू भी आता है मेडिसिन में ना, कि कौन कौन सी में डिक्रीज होते हैं एक्सेप्ट, उसमें एक्सेप्ट तो एक आईजी नेफ्रोपैथी है, लेकिन किस किस में डिक्रीज होते हैं ये बता। मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव। चलो, डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपका क्या पड़ेगा, वही मेम्ब्रानोप्रोलिफरेटिव बनेगा, आईजी नेफ्रोपैथी से डिफरेंशिएट करने हैं हमने। ठीक है, लूपस से, हेनॉक्स लिम्फोप्रा, हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। तो इसमें ज़्यादातर कंडीशंस कौन सी हैं, लूपस भी, मेसेंजियो कैपिलरी भी, और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस भी। ठीक है, ये तीनों चारों जो हैं इनमें लो कॉम्प्लीमेंट लेवल C3 में। लेवल्स कम है। ठीक है, हेनॉक्स लिम्फोप्रा, हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम में तो और सिम्टम्स होते हैं साथ। बाकी आईजी नेफ्रोपैथी का आपको पता लगेगा कैसे डिफरेंशिएट करना है। नेक्स्ट इज हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, नाम से तो लग रहा है आपको हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। इसमें जो है वो पहले कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया इन्वॉल्व होंगे, जिसमें आपके पास ई कोलाई है नोटोरियस। ठीक है, O157H7 जो उसकी स्टेन है वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से ये होता है। उसके अलावा शिगेला है, उसके अलावा न्यूमोकोकस है, ये वाले जो है कुछ प्रोड्यूस कर सकते, कुछ करवा सकते हैं। हेमोलिसिस, ठीक है, हेमोलिटिक मतलब कुछ हेमोलिसिस हो रहा है। यूरेमिक मतलब यूरेमिया हो रहा है, तो वो किस तरह होता है, जो वो है ना एंडोथीलियम है ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन्स की, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की, वो डिस्ट्रॉय होती है, उसकी वजह से जो है ये इसके साइंस आना शुरू होते हैं। ठीक है, किडनी के इन्वॉल्वमेंट के। तो हेमोलिसिस हेमोलिसिस किस क्यों हो रहा होता है, वो भी इसी वजह से, एंडोथीलियम जो होती है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से माइक्रो एंजियोपैथी हो जाती है। माइक्रो एंजियोपैथी का क्या मतलब है, जो स्मॉल वेसल्स हैं उनकी एंडोथीलियम के साथ जब आरबीसीज टच करेंगे तो वो ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे, शिस्टोसाइट्स वगैरह बनना शुरू हो जाएंगे, इसकी वजह से हेमोलिसिस होगा और हेमोलिटिक एनीमिया की पिक्चर आएगी आपके पास। यूरीमिया पता लग गया आपको, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, बेसिकली साथ उसके क्लिनिकल सिम्टम्स आ रहे हैं। और थर्ड चीज में होती है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, प्लेटलेट्स भी ड्रॉप कर जाएंगे। तो आपने टेस्ट क्या करवाने हैं इसमें, इसी से आपको पता लग रहा है। हेमोलिसिस के लिए क्या करवाते हैं, हेमोलिटिक एनीमिया के लिए क्या टेस्ट करवाते हैं, कुम्स टेस्ट। कोम्स टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, ये देखते हैं कि वो ऑटो इम्यून है या अदर कॉजेज की वजह से है, वो आप करवा लोगे। पहले तो सबसे पहले तो अनीमिया है तो सबसे पहले सीबीसी करवाएंगे। सीबीसी पे आपको एचबी कम मिलेगा, हेमाटोक्रिट कम मिलेगा, आरबीसी हो सकता है कम हो, थ्रोम्बोसाइट्स ये जो प्लेटलेट्स हैं वो कम होंगे। जब आप पेरिफेरल पिक्चर देखोगे उसमें शिस्टोसाइट्स होंगे। शिस्टोसाइट्स क्या होते हैं, ब्रोकन और मतलब लाइक फ्रेगमेंट्स ऑफ आरबीसीज होते हैं, आरबीसी। फ्रेगमेंट्स ऑफ आरबीसीज होते हैं। तो वो आपने देख लिया, सीबीसी प्रेफरल स्मीयर कराया आपने, उसके बाद आपको लगा एनीमिया क्यों हो रहा है तो आपने वो करा लिया। ठीक है, उसके बाद आपने होप्स टेस्ट करवा लिया। ठीक है, ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग टाइम आपने कराया, वो भी ब्लीडिंग टाइम क्या होना चाहिए, ब्लीडिंग टाइम खराब होना चाहिए, पीटी खराब होना चाहिए, पीटी खराब होना चाहिए। ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग होना चाहिए क्योंकि प्लेटलेट्स कम है। ठीक है, प्लेटलेट्स का फंक्शन ब्लीडिंग टाइम चेक करता है। ठीक है, बाकी कोएगुलेशन फैक्टर्स वो पीटी है पीटीटी है वो अलग से पढ़ेंगे। ल्यूकोसाइड्स ठीक होंगे और ज़्यादा भी हो सकते हैं। और क्या है,
यूरिनालिसिस करवाएंगे, उसमें प्रोटीन यूरिया होगा, ठीक है। RFTs करवाएंगे तो एलिवेटेड होंगे यूरियन क्रिएटिनिन, BUN और क्रिएटिनिन। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, अब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके अंदर ये RBCs भी इन्वॉल्व होते हैं और किडनीज भी इन्वॉल्व होती हैं, थ्रोम्बोसाइट भी कम है, क्या हो सकता है? इसमें कोम्स टेस्ट नेगेटिव होगा? कोई ऑटो कौन सा इम्यून नेगेटिव डिजीज? होगा? अगर न्यूमोकोकस की वजह से है तो पॉजिटिव होगा, बाकी टिपिकल जो है उसमें नेगेटिव ही होगा। क्या ऑटो इम्यून हो सकती है, ठीक है, कौन सी? सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, ठीक है, उसमें आपको पता है यही पिक्चर होती है, लेकिन उसमें अदर ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व होते हैं और रैश वगैरह और ये वाली चीज़ें होती हैं जो इसमें नहीं है। तो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन हो सकती है, उसमें शिस्टोसाइट्स वगैरह हो सकते हैं। किडनी वैसे इन्वॉल्व होती है हाइपरटेंशन में लॉन्ग टर्म में, और ठीक है। और बाइलेटरल रीनल वेन थ्रोम्बोसिस, तो ये हो सकता है। मैनेजमेंट आपने क्या करनी है, स्पोर्टिव मैनेजमेंट है बेसिकली। स्पोर्टिव मैनेजमेंट का क्या मतलब है, इस पेशेंट को आपने बस खुद ही ठीक हो जाएगा ये, ठीक है, आपने बस सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। और अगर तो ये ये यूरीमिया हो रहा है तो यूरीमिया के लिए आपके पास क्या ऑप्शन होते हैं? डायलिसिस होता है ना, ठीक है। यूरीमिया के अगर सिम्टम्स डेवलप हो जाए, हाइपरकैलेमिया की वजह से हार्ट के प्रॉब्लम होना शुरू हो जाए, एन्केफेलोपैथी होना शुरू हो जाए, और क्या होता है, फ्लूइड ओवरलोड होना शुरू हो जाए, बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन, ठीक, तो आपने ब्लड डायलिसिस करना होता है, या फिर हाँ इन्फ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन भी वो करना है प्लाज्मा इसमें। फेरेसिस कर सकते हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हो, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की वजह से हो रहा है। और आपको ये तो पता ही है कि अगर प्लेटलेट्स की वजह से ब्लीडिंग हो रही हो तो प्लेटलेट्स देने का कोई खास फायदा नहीं होता उस वक्त, क्योंकि जो आप दोगे वो भी कंज्यूम हो जाएंगे। और एंटीबायोटिक्स इसमें देनी नहीं है, जो आपको एक कॉमन सेंस से आ रहा होगा कि इक्वल आया तो एंटीबायोटिक्स दे दो, क्यों नहीं देनी? तो एंटीबायोटिक्स उसको किल करती हैं, तो जो उसका टॉक्सिन का रेट है वो इंक्रीज हो जाता है, टॉक्सिन तो हो ज़्यादा, तो ये सारे जो मसला हो रहा है टॉक्सिन की वजह से हो रहा है, तो वो टॉक्सिन प्रोडक्शन बढ़ जाती है, वो और ज़्यादा मसला होगा, ठीक है। बाकी हाइपरटेंशन है तो उसको आपने ट्रीट करना है, वॉल्यूम डेफिसिट है तो आपने फिर फ्लूइड्स देने हैं, अदरवाइज आपने नहीं देने। और वॉल्यूम एक्सपेंशन आपको करनी पड़ सकती है फ्लूइड्स दे के, रेड सेल्स देना पड़ सकते हैं। बाकी बेड रेस्ट मॉनिटरिंग, ये चीज़ें आपने साथ लिखनी है, सेम है ये सब में। बेड रेस्ट करना है आपने, मॉनिटरिंग करनी है, फ्लूइड्स कहीं पे देने हैं कहीं पे नहीं देने, तो वो आपको याद करना पड़ेगा। रीनल फेलियर में यूजुअली फ्लूइड ओवरलोड हो रहा होता है, तो अगर फेलियर की पिक्चर है तो फिर आपने फ्लूइड्स नहीं देने, ठीक है। और अगर ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है तो उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है, इसका मतलब है इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम कम हो रहा है, तो फिर आपने देनी है। तो इस तरह ये थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। हिनोक्सालिन पर्परा बड़ा सिंपल ही है ये भी। ये बेसिकली क्या है, जैसे एक हमारे पास टॉक्सिन की वजह से हो रही थी, एक हमारे पास इम्यून सिस्टम को पता नहीं लगा कि प्रोटीन जो है वो स्टेप्टोकोकाई की है या बॉडी की है, तो ये क्या है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसके पीछे? वास्कुलाइटिस है ये, ठीक है। किस चीज़ को इन्वॉल्व करेगा बस आपको ये पता होना चाहिए। किडनी को तो कर ही रहा है, किडनी में हम पढ़ रहे हैं, ल्यूकोक्लास्टिक है ये, ल्यूकोक्लास्टिक वास्कुलाइटिस। ल्यूकोस IgA को इन्वॉल्व करेगा। ठीक है। और क्या कहता रहा था मैं, किडनीज को इन्वॉल्व करेगा, जॉइंट्स को इन्वॉल्व करेगा, और स्किन, ठीक है। इसमें बस एक वर्ड आपने याद रखना है, पॉल्पेबल पर्परा, ठीक है, पॉल्पेबल पर्परा। पहले इसमें रैशेस बनते हैं और फिर ब्लिस्टर बनते हैं, फिर पॉल्पेबल पर्परा एंड पे बन जाता है। जॉइंट में जो पोलीआर्थराइटिस हो सकता है, पेन हो सकते हैं, आर्थराल्जिया हो सकता है। और किडनी में IgA नेफ्रोपैथी वाली पिक्चर देगा जैसे इन्होंने बताया है। बट जब आपको साथ जॉइंट भी मिल रहे हैं, जॉइंट में भी मसला मिल रहा है और ये भी मिल रहा है, तो आपका जो है वो ध्यान सब जाना चाहिए। बाकी कुछ और प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, इंटरसेप्शन हो सकती है बच्चों में, टेस्टिकुलर टॉर्जन हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं, टिपिकल नहीं है इतने। टिपिकल आपका स्किन रैश होता है, पॉल्पेबल पर्परा, ठीक है। उसके अलावा आर्थ्रेल्जिया आर्थराइटिस होते हैं। और किडनीज की कौन सी पिक्चर होगी इसमें, नेफ्रोटिक नेफ्रेटिक? नेफ्रिटिक होगी अगर आईजीए है तो।
नेफ्रेटिक पिक्चर होगी इसमें, ठीक है। हाइपरटेंशन होगी, हीमाटूरिया हो सकता है, और ये चीज़ें। आपने डायग्नोसिस क्या है जी? अब आपको, अब क्या इससे बाकी सबसे डिफरेंशिएट करना है इसको। प्लेटलेट्स काउंट करवाओगे, नॉर्मल होंगे, ठीक है। अनीमिया शनीमिया कोई नहीं होगा इसमें। प्रोटीन यूरिया होगा, हीमाचूरिया होगा। अकल्ट ब्लड जीआईटी में हो सकता है, जीआईटी को इन्वॉल्व कर सकता है। तो आपने अकल्ट ब्लड के लिए टेस्ट करवा लेना, गोएक गोएक टेस्ट होता है ना, क्या होता है, ये वाला आपने करवा लेना। एएसओ टाइटर करवा लेने हैं। अब एलिवेटेड हो सकते हैं इसमें, ठीक है। इसमें भी एएसओ टाइटर एलिवेटेड हो सकते हैं, और पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में भी हो सकते हैं। तो सीरम आईजीए भी एलिवेटेड हो सकती है, ठीक है। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई के लिए थ्रोट कल्चर पॉजिटिव हो सकता है। तो अब इसको फिर डिफरेंशिएट करने के लिए क्या होगा? उनके अंदर कोई रैश था? कोई नहीं था। आर्थ्राल्जिया माइल्जिया कोई नहीं थे। पाल्पेबल पेपरा कोई नहीं था। तो उससे आपने फिर डिफरेंशिएट करना है इसको। सेप्टिक मेनिंजियोकॉक्सीमिया से इसको डिफरेंशिएट करना है आपने, क्योंकि उसमें रैश भी होता है और रीनल फेलियर की पिक्चर भी या शॉक की पिक्चर भी हो सकती है। तो उससे डिफरेंशिएट करना है। उसमें पाल्पेबल पर्परा नहीं होता, उसके अंदर रैश होता है। उसके अलावा उसमें सीएनएस टाइप सिम्टम हो सकते हैं, और ट्रॉमा से तो हो ही जाएगा डिफरेंशिएट। और अदर वास्कुलाइटिस से आपने डिफरेंशिएट करना है। थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा आर नॉट पॉल्पेबल, ठीक है। पॉल्पेबल पर्परा जो है वो इसका डिफरेंशिएटिंग फीचर है। बाकी जो पर्परा होते हैं जिसका टीटीपी में है तो वो पॉल्पेबल नहीं होता। ट्रीटमेंट, सबसे पहले माइल्ड डिजीज है अगर, तो ये खुद ही ठीक हो जाएगी। आपने उसके लिए कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करनी है, बेड रेस्ट देना है उसको, एनसेड्स वगैरह देने हैं, ठीक हो जाएगा, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड नहीं देने माइल्ड डिजीज में। अगर मॉडरेट टू सिवियर डिजीज है फिर आपने जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड ये स्किन और किडनी का जो फंक्शन, मतलब जो हो चुका है खराब, उसको कुछ भी नहीं करेगा। क्या करेगा? सिर्फ जो जॉइंट और जीआईटी के सिम्टम्स हैं उसको कम करेगा, ठीक है। अगर कल्चर पॉजिटिव है और एएसओ टाइटर रेज है तो आपने पेनिसिलिन एंड बेंजाइल पेनिसिलिन जिस तरह पहले हमने ट्रीट किया है उसको, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई को, उसको जो आपने कर देना ट्रीट। क्रोनिक रीनल फेलियर है तो उसका ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। अगर ट्रीटमेंट नहीं काम कर रहा तो एग्रेसिव आपने करना है। एग्रेसिव ट्रीटमेंट में क्या है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड हाई डोजेस, एज़ाथायोप्रिन एंड साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन साइक्लोफॉस्फामाइड है, साइक्लोफॉस्फामाइड है। साइक्लोफॉस्फामाइड, ठीक है। ये आपने देनी है एज़ाथायोप्रिन साइक्लोफॉस्फामाइड एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड हाई डोजेस। ये एग्रेसिव ट्रीटमेंट है। ये आपने सिर्फ तब देना है जब नॉर्मल ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स ना करो और कंडीशन क्रोनिक रीनल फेलियर की तरफ जा रही हो। अगर माइल्ड डिजीज है तो आपने कुछ भी नहीं करना, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट देनी है, एनसेड्स देने हैं, ठीक है। मॉडरेट टू सीवियर डिजीज है तो फिर आपने कॉर्टिकोस्टेरॉइड, और ज्यादा सीवियर है तो एज़ाथायोप्रिन साइक्लोफॉस्फामाइड ऐड करनी है। बेड रेस्ट, मॉनिटरिंग, ये सब कुछ चलेगा साथ ही। तो ये चार आपके नेफ्रेटिक के साथ जो प्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों में वो कौन कौन से हो गए? आईजीए नेफ्रोपैथी, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, हेमोनॉक शॉनलिंग पर्परा एंड हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। तो एक दफ़ा हम रिवाइज करते हैं इसको ताकि और फिर नेफ्रोटिक के चल सकते हैं। ओके, क्या थे सिम्टम्स आईजीए नेफ्रोपैथी के? upper respiratory tract infection and then hematuria. कितने डेज बाद? within 1 or 2 day. ठीक है, और कुछ था? Hypertension. हाँ, मतलब नेफ्रेटिक पिक्चर थी, ठीक है। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में सेम रेस्पिरेटरी लेकिन स्किन भी हो सकता है, सम माइनर केसेस। 10 डेज के बाद नेफ्रिटिक, ठीक है, विद एडिमा।
ये आपके पास एक्यूट रीनल फेलियर के साथ, ओलिगोयूरिया या एनयूरिया के साथ भी, या हेपेटिक इनकेफ्लोपैथी के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो भी आपने याद रखना है। वेंट्रिकुलर फेलियर के साथ भी कर सकते हैं। हेमोरेटिक यूरेमिक सिंड्रोम में क्या था? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ब्लडी डायरी। ठीक है, ब्लीडिंग है, एनीमिया है, यूरेमिया है, फॉलोड बाय वो हो भी सकता है हिस्ट्री ई कोलाई या शिगेला, या नहीं नहीं भी हो सकती, मतलब उसको ना बताओ कि ये हमें हुआ है। उसके बाद हिमोलियोक्सानिन पेपरा में आपके पास स्किन पे पाल्पेबल पेपरा, जॉइंट्स में आर्थराइटिस, जीआईटी में अकड़ ब्लीडिंग हो सकती है। क्या रह गया? किडनी, किडनी में जो है वो नेफ्रोटिक पिक्चर हो सकती है, ये नेफ्रेटिक पिक्चर हो सकती है। टेस्ट सब में क्या होगा? सीबीसी, आईजीए पे कुछ नहीं खास होगा, सीबीसी में एच बी कम हो सकता है शायद, है ना? नहीं, एच बी भी कम नहीं होगा, ठीक है, नॉर्मल ही होगा। उसके बाद ये होगा, हाँ मैं कर रहा हाँ, सीबीसी कराया आपने, उसके बाद आपने जो है वो C3 लेवल करा लिया है, तो सब में आपको कराने पड़ेंगे ताकि डिफरेंशिएट करो, ठीक है। एसो टाइटर सब में डिफरेंशिएट करना है आपने। पहले तो कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन कराएंगे। यूरिनालिसिस, आरएफटीज, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। कल्चर एंड सेंसिटिविटी करा सकते हो आप, स्वैब अगर आपने कोई ली है थ्रोट के। उसके अलावा आपके और क्या टेस्ट है? बायोप्सी है सिंपल, ठीक है सब में। तो आईजीए में जो है वो ऐसा टाइटर रेज होता है। इसमें कोई खास रोल नहीं होता, इसमें आपके पास रेज हो सकता है। या C3 लेवल इसमें नॉर्मल होता है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल में कम होता है, इसमें भी नॉर्मल है, इसमें भी नॉर्मल है, ठीक है। फिर एनालिसिस पे वही आपको हीमाचूरिया मिलेगा, सब पे प्रोटीन यूरिया मिलेगा, बट नेफ्रोटिक रेंज से कम। 4 पॉजिटिव जो है वो, या 3 पॉजिटिव भी शायद उस पे होता है, उस पे डिपस्टिक पे। और आरएफटीज आपके अगर यूरिया यूरीमिया है तो आपके ऑब्वियसली जो है वो BUN और क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ होगा, ठीक है, फ्लूइड ओवरलोड हुआ होगा। अगर रीनल फेलियर है तो आपका सोडियम कम हुआ हुआ होगा, पोटाशियम ज्यादा हुआ हुआ होगा। कल्चर एंड सेंसिटिविटी थ्रोट स्वैब पे जो है वो पॉजिटिव आ सकता है, जेनेप्रोपैथी में भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, और आखिरी जो है हिनोक्सानिन पेपराइस में भी आ सकता है, ठीक है। बाकी आपने नेजोफेरेंजियल स्वैब जो है वो किसी काम के नहीं है, थ्रोट स्वैब करवाने, तो एक ये बात है। बाकी ट्रीटमेंट सिंपल ही है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, बेड रेस्ट है, मॉनिटरिंग है, एनसेड्स हैं कहीं पर, फ्लूइड इनटेक आपने कम करना है, पोटाशियम इनटेक कम करना है, सोडियम रिस्ट्रिक्ट करना है अगर, ठीक है वो चीज़ें। ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी है, प्लेटलेट नहीं लगाने, और इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम एक्सपेंशन करनी है अगर ब्लीडिंग हो रही है। ब्लीडिंग हो रही है तो आपने क्लॉटिंग प्रोफाइल भी चेक करनी है, PT, APTT, INR और वो BT। तो यह आपका सिंपल सा है, अगर आप इन चारों को इकट्ठा रख के पढ़ोगे तो काम सही हो जाएगा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम चिल्ड्रन, मोस्ट कॉमन कॉज इज मिनिमल चेंज, नेफ्रोपैथी जो है दैट इज द मोस्ट कॉमन, और सेकंड पे जो है वो फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस होता है। तो मिनिमल चेंज है वो पता ही है आपको, उसमें आपके पास बायोप्सी पे कोई माइक्रोस्कोपी पे फाइंडिंग नहीं आएगी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी अगर आप करवाओगे तो उसके ऊपर फाइंडिंग हो सकती हैं। तो ये आपके सिनेरियो में हो सकता है आए कि बायोप्सी पे जो है वो नेल कोई फाइंडिंग्स नहीं है, ठीक है। बाकी हम इसकी ट्रीटमेंट ही सिर्फ डिस्कस करेंगे, बल्कि डायग्नोसिस भी 3 पॉजिटिव वो
प्रोटीन यूरिया इसमें 3 पॉजिटिव 4 पॉजिटिव हो सकता है यूरिन पे, ठीक है। वैसे 3.5 ग्राम्स पर डे की बात हुई है, वो उससे ज़्यादा होगा, ठीक है। टी पॉजिटिव का मतलब है 3 ग्राम्स पर डे जो है उससे ज़्यादा आ रहा है। खैर, यूरिनरी प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो का अक्सर पूछा जाता है। यूरिनरी प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो विल बी मोर देन 3, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल रेज हो सकता है। एल्ब्यूमिन डिक्री, हाइपोएल्ब्यूमिनेमिया है ना, तो एल्ब्यूमिन जो है वो 2.52 से कम होगी। नॉर्मल कितनी होती है? 5 होती है नॉर्मल, ठीक है। टोटल जो होती है वो 7.5 to 8 होती है शायद, और 5। खैर, बाकी ही वो तो इसमें हेमेटूरिया वगैरह टिपिकल प्रेजेंटेशन में नहीं होता, हाइपरटेंशन भी नहीं होती, तो चीज़ें आप देख लें। दूसरा, ये इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन इन बच्चों में जो है वो होता है, तो इनको वैक्सीनेशन आपने करनी है। अगर नहीं हुई भी, न्यूमोकोकल वैक्सीन की, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की, ये वैक्सीनेशन इनकी करनी होती है। और टेस्ट आपके यही आ जाएंगे, ठीक है। बायोप्सी आएगी एक्स्ट्रा उसमें। बाकी जनरल मैनेजमेंट इसकी यही है, आपने एडमिट करना है, हॉस्पिटलाइजेशन करनी है, इमोशनल सपोर्ट देनी है, पेरेंटल एजुकेशन करनी है, डाइट में क्या करना है, साल्ट रिस्ट्रिक्शन करनी है। वाटर रिस्ट्रिक्शन की यूजुअली नीड नहीं होती, बट अगर है तो आप वाटर रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं। डायरेटिक थेरेपी भी कर सकते हैं। बेड रेस्ट वो बात हो चुकी है। इन्फेक्शन अगर है तो ट्रीट करना है, अदरवाइज आपने वो कर देनी है, वैक्सीनेशन कर देनी है। डायरेटिक्स देनी है, फ्यूरासिमाइड दे सकते हैं, स्पाइनोलेक्टोन, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, क्लोरोथायाजाइड, या आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मेन ट्रीटमेंट जो इसमें है वो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। उसके ऊपर हम ज़्यादा बात करेंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आपने किस तरह देने हैं? इसमें है, जब तक रिमिशन नहीं होती ना, जब तक जो प्रोटीन क्रिएटिनिन प्रोटीन रेशो है, ठीक है, वो वाली पीसीआर, बल्कि प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशो जो है वो नॉर्मल नहीं हो जाती, 0.2 से कम नहीं चली जाती। जो यूरिन में प्रोटीन्स आ रही हैं वो 1 पॉजिटिव नहीं हो जाती, यानी 1 ग्राम पर डे से कम नहीं चली जाती 3 कंसेक्टिव डेज तक। इस तब तक जो है वो हम स्टेरॉइड्स जो है उनकी क्या डोज देंगे, हाई डोज मतलब देंगे, और सिंगल डेली जो है वो उसको देते रहेंगे, ठीक है। जब रिमिशन हो जाएगी उसके बाद हम उसको अल्टरनेट डे कर देंगे, ठीक है। समझ आइए, पहले आप डेली दे रहे हो, जब प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो 0.2 से ड्रॉप हो गई 3 दिन के लिए, और आपका प्रोटीन यूरिया जो है वो 1 पॉजिटिव पे है या उससे कम है 3 दिन के लिए, तो इसको हम कहेंगे रिमिशन हो गई। जब रिमिशन हो जाएगी उसके बाद आपने अल्टरनेट डे पे थेरेपी देनी है, प्रेडनिसोलोन की, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। बाकी आपको साइड इफेक्ट्स पता होने चाहिए जब इतनी ज़्यादा आप टाइम के लिए, और ये कितने टाइम तक चलेगा, ऑलमोस्ट रिमिशन के लिए आपको 4 to 6 वीक्स चाहिए, 1 महीने से ऊपर बात आई। एंड जो टेपरिंग आप करोगे, अल्टरनेट डे पे दोगे, फिर कम करते जाओगे उसको, उसके लिए आपको ऑलमोस्ट 5 मंथ्स तक लगेंगे, ठीक है। 4 to 6 वीक्स तक दे रहे हो, उसके बाद अल्टरनेट डे पे और टेपरिंग ऑफ जो है वो 5 मंथ्स तक कर रहे हो, तो साइड इफेक्ट्स तो आएंगे, उसका भी बताना है फिर। पहला दूसरा पॉइंट हमारा इमोशनल सपोर्ट एंड पेरेंटल एजुकेशन था। तो क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? फिशिंग हो सकता है, ठीक है, कशनाइड फीचर्स डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। कशनाइड फीचर्स डेवलप हो सकते हैं, कैटरैक्ट हो सकता है, एड्रीनल सप्रेशन हो सकती है, ये तो आपको पता ही है, इसीलिए हम टेपरिंग करते हैं। इसमें टेपरिंग ऑफ का क्या मतलब है? अम, ओहो, अच्छा, टेपरिंग ऑफ का क्या मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता आपने उसकी डोज कम करनी है, ठीक है। तो वो हम इसलिए कर रहे होते हैं कि जो बॉडी का अपना एड्रीनल सिस्टम है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बनाना बंद कर देता है जब बाहर से मिल रहा है। तो जब हम एकदम से उसको हटाएंगे तो एड्रीनल क्राइसिस हो जाएगा पेशेंट में, अंदर तो बन नहीं रहा, बाहर से भी आपने ले ख़त्म कर दिया। तो ये हो सकता है, ठीक है। टी से आपके पास डायबिटीज़ हो सकता है, डिलेड वोंड हीलिंग, ठीक है, ऑस्टियोप्रोसिस हो सकता है, ग्लूकोज इंटॉलरेंस हो सकती है, जिसकी वजह से
मतलब डायबिटीज़ ही बेसिकली, लेकिन ग्लूकोज इंटॉलरेंस भी हो सकती है। तो दीज आर सम साइड इफेक्ट्स ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। हर जगह जहाँ पे भी आप दोगे लॉन्ग टर्म के लिए हाई डोजेस दोगे तो ये होंगे। उसके अलावा कॉन्ट्राइंडिकेशंस है कुछ स्टेरॉइड थेरेपी की। अगर कॉम्प्लीमेंट लेवल्स लो हैं, परसिस्टेंटली लाइक ठीक नहीं हो रहे, तो तब आपने छोड़वा देने हैं। ठीक है, यूरीमिया डेवलप हो रहा है, यूरीमिक पिक्चर हो रही है, सॉरी एजोटीमिक पिक्चर हो रही है, तो उसमें भी छोड़ देना है आपने। टीबी वगैरह है या पाइलोनेफ्राइटिस है, तब आपने हटा लेना है, क्योंकि बेसिकली ये इम्यूनिटी को भी कम करते हैं ना कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये तो पता ही है आपको। जब इम्यूनिटी कम होगी तो टीबी वगैरह पाइलोनेफ्राइटिस में अच्छा नहीं है, ये पेप्टिक अल्सर डिजीज में कम कर देने हैं। तो ये सम कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, ये आपने जो है वो याद करनी है। उसके अलावा जिस तरह हमने पढ़ा था कि पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल कितने टाइम में जो है वो ठीक हो जाना चाहिए? ऑलमोस्ट 1 मंथ में जो है वो खुद ठीक हो जाता है। ठीक है, और जो आपके पास ये है, ये 5 वीक्स के बाद, ट्रीटमेंट के बाद 5 वीक्स लगते हैं इसमें ठीक हो जाता है। चेक कर लेता हूँ, 1 मंथ ही है। हाँ 1 मंथ ही है। तो इसमें जो है वो 5 वीक्स जो है वो लगते हैं। 5 वीक्स के बाद ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो जाता है। अच्छा, 5 वीक्स के बाद विद इन, अब इसमें कुछ टर्म्स हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आप जो दे रहे हो ना ट्रीटमेंट, अगर विद इन 4 वीक्स रिमिशन हो जाती है तो हम कहेंगे ये रिस्पॉन्स है। ठीक है, विद इन 4 वीक्स। और अगर विद इन 8 वीक्स कुछ भी नहीं फर्क पड़ता, रिमिशन होती ही है। रिमिशन याद होगी है ना, रिमिशन का मतलब है 1 पॉजिटिव या 1 पॉजिटिव प्रोटीन यूरिया या 0.2 प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशो फॉर 3 कंसेक्टिव डेज, ये रिमिशन है। अगर ये 4 वीक्स में हो जाती है तो रिस्पॉन्स है। अगर ये 8 वीक्स तक नहीं होती तो हम इसको कहेंगे स्टेरॉइड रेजिस्टेंट डिजीज है। ठीक है, और रिलैप्स एक और है। रिलैप्स क्या है? रिलैप्स का मतलब है कि यूरिन जो क्रिएटिनिन रेशियो है वो 2 से ऊपर चली जाए और प्रोटीन जो है वो 3 पॉजिटिव हो जाए फॉर 3 कंसेक्टिव डेज। इसका मतलब है दोबारा होना शुरू हो गया डिजीज। वो जो भी आपने ट्रीटमेंट दिया था जिसकी वजह से रिमिशन हुई थी, वो अब काम नहीं कर रहा, दोबारा जो है वो होना शुरू हो गया। तो इसमें फिर आपने जो है वो बेसिकली एग्रेसिव ट्रीटमेंट देना होता है। इसमें आपने साथ जो है वो इम्यूनोसप्रेशन ऐड करनी होती है उनके। आप जो है वो या अच्छा, और होगा क्या वो, ज़रूरी नहीं है कि वो, ये स्टेरॉइड रेजिस्टेंट मिनिमल चेंज भी हो सकता है, या फिर स्टेरॉइड रेजिस्टेंट जो मेनली डिजीज होती है वो फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस होती है। ठीक है, FSGS। तो वो इससे थोड़ी, सेकंड कॉमन नेफ्रोटिक सिंड्रोम का कॉज अभी मैंने बताया था वो यही था। तो ये आपने देखना है कि 8 वीक्स तक अगर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, फिर आप जो है बायोप्सी करके उसको कंफर्म करो कि ये मिनिमल चेंज ही है या कुछ और है। और उसमें फिर साइक्लोफॉस्फामाइड ऐड कर सकते हो आप, माइकोफेनोलेट, मतलब इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी आप ऐड कर सकते हो। बाकी कॉम्प्लिकेशन है जो इसकी, वो आपने साथ ही ट्रीट करनी है। ठीक है, ओबिसिटी वगैरह है, इन्फेक्शंस हैं, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के चांसेस हैं, डिस्लिपिडीमिया है, एडीमा है। तो उसका ट्रीटमेंट जो हमने पहले अभी डिस्कस किया वही है। आपने डायरेटिक्स दे देने हैं, आपने आ, ये वाटर इनटेक, फ्लूइड इनटेक कम कर देना है आपने। ठीक है, फिर भी ठीक नहीं हो रहा तो आप एल्ब्यूमिन को एज अ इन्फ्यूजन लगा सकते हो, आईवी एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो इन्फ्यूजन एल्ब्यूमिन की। ठीक है, एल्ब्यूमिन कम होने की वजह से एडिमा हो रहा है ना, तो वो एल्ब्यूमिन आप पूरी कर सकते हो। ठीक है, डाइटरी कोलेस्ट्रॉल आपने कम कर देना है, फैट कम कर देना है, लो फैट डाइट लेनी है। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म को कैसे करते हैं प्रिवेंट? हेपरिन दे के। हेपरिन दे सकते हो आप, लो मॉलिक्यूलर वेट भी और अनफ्रैक्शनेटेड भी, और वारफेरिन दे सकते हो ओरल। ठीक है, ओबिसिटी एंड ग्रोथ का क्या चक्कर है? आप जो स्टीरॉइड्स दे रहे हो वो खुद से जो है वो, मतलब ओबिसिटी भी करवाते हैं वो। ठीक है, तो आपने जो है वो उसको फिर मॉनिटर करना है कि ओबिसिटी तो नहीं हो रही, डाइटरी चेंजेस वगैरह करनी है उसकी, डाइट बच्चे का।
इम्यूनाइजेशन की बात हो चुकी है इसमें, क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज होते हैं, तो आपने नीमोकोकल वैक्सीन, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन अगर नहीं लगी हुई तो यह आपने उसको करवानी है। लाइव वायरस वैक्सीन नहीं देनी क्योंकि स्टेरॉइड्स दे रहे हैं, तो आपने उसमें पढ़ा ही हुआ है कि लाइव वैक्सीन जो होती हैं वो इम्यूनोसप्रेस्ड इंडिविजुअल्स में नहीं लगाते। अलावा एक है सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये आपने मेडिसिन में पढ़ा हुआ है। सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम है कि दूसरी डिजीज की वजह से, किसी वास्कुलाइटिस की वजह से, किसी ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से, वायरल होते हैं हेपेटाइटिस बी, सी, HIV इनमें, या डायबिटीज में होती है, या हाइपरटेंशन में होती है, तो उसकी वजह से भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम डेवलप हो सकता है, तो वो सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम होगा। अगर विद इन 3 मंथ आफ्टर बर्थ डेवलप हो रहा है तो उसको फिर हम कहेंगे कि ये कंजेनिटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। तो कंजेनिटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कुछ सिंड्रोम्स होते हैं, पियर्सन सिंड्रोम है, डेनिस डे सिंड्रोम है, उसके अंदर डेवलप होता है ये। उसके अंदर बेसिकली जो ग्लोमेरुलर बेसल मेम्ब्रेन है उसके कंपोनेंट्स जो हैं सारे, उनका प्रॉब्लम होता है। तो उसमें ये आपकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपने 3 वो कर देना है। रीनल ट्रांसप्लांटेशन उसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है, और आप उसका प्री नेटल डायग्नोसिस भी कर सकते हो बाय मेजरिंग अल्फा फीटोप्रोटीन। उसमें आपका एक एक्यूट रीनल फेलियर से जो है वो MCQ आया हुआ है कि उसको फ्लूइड्स कितने देने होते हैं। तो उसको 400 मिलीलीटर फ्लूइड देना होता है पर मीटर स्क्वायर पर डे, प्लस उसका जो भी आउटपुट है, मतलब यूरिन में, स्टूल में, वॉमिटिंग में, वो भी ऐड करना है आपने इसमें। इसका करेक्ट आंसर है 400 मिलीलीटर फ्लूइड्स प्लस आउटपुट। आउटपुट में क्या क्या आएगा, यूरिन आउटपुट भी आएगा, वॉमिटिंग हो रही है तो वो आउटपुट भी ऐड करना है आपने, और और डायरिया वगैरह या स्टूल में जो हो रहा है वो भी आपने ऐड करना है। बाकी आपके पास बात हो गई है कि हाइपरकैलेमिया का क्या ट्रीटमेंट है, हाइपोकैल्सीमिया, ये सारी। चलो मैं एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ बात। हाइपरकैलेमिया का क्या ट्रीटमेंट है। हाइपरकैलेमिया में सबसे पहले तो आपने कार्डियक मेम्ब्रेन को जो है वो स्टेबलाइज करना है, उसके लिए कैल्शियम देते हैं, ठीक है, ताकि एरिथमियाज ना हो। फिर आपने सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करना है, ग्लूकोज दे सकते हो आप। ग्लूकोज क्या करेगा, इनवर्ड उसको मूव करवा देगा इन। ग्लूकोज प्लस इंसुलिन, ग्लूकोज और इंसुलिन साथ में देते हैं। ग्लूकोज और इंसुलिन, तो वो इनवर्ड मूव कराएगा उसको। उसके अलावा पोटेशियम बाइंडिंग रेजेंस दे सकते हैं, उसमें एक एक्सिलेट है, ठीक है, वो बाइंड कर लेगा उसको। और एंड पे डायलिसिस भी उसमें कर सकते हैं तो फिर भी ट्रीट नहीं होगा। हाँ, वो हाइपरकैलेमिया के अगर सिम्टम एरिथमियाज वगैरह आना स्टार्ट हो जाए तो फिर आपने डायलिसिस ही करना है, या रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जो होती है वो इनिशिएट करनी है आपने। एसिडोसिस तो पता ही है आपको, सोडियम बाइकार्बोनेट देना होता है, फ्लूइड्स करेक्ट करने होते हैं आपने। हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम ही देना है, उसमें कोई खास बात नहीं, कैल्शियम ग्लूकोनेट आपने दे देना है, ठीक है। फॉस्फेट को, कैल्शियम और फॉस्फेट के प्रॉब्लम इकट्ठे होते हैं तो वो आपने करा लेना। इसमें सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म होता है ना, और टर्शरी हाइपर पैराथायराइडिज्म भी हो सकता है। टर्शरी क्या होता है, वो होता है प्राइमरी की तरह ही होता है, बट वो आफ्टर रीनल, जब हम किडनीज भी रिमूव कर दिए, यानी जो आफ्टर रीनल ट्रांसप्लांट, सॉरी, आफ्टर रीनल ट्रांसप्लांट भी प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म की तरह प्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, ऑटोनोमस हो राइट। जाता है वो। हाँ, ऑटोनॉमस हो जाता है पैराथायराइड ग्लैंड आप। हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया जो है वो, उसमें सोडियम देना है, ठीक है। साल्ट वो साल्ट इसमें डिपेंड करता है, माइल्ड मॉडरेट सीवियर है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने सिर्फ जो है वो वाटर इनटेक कम करना है, साथ आपने एक्टिवली सोडियम बढ़ाना है डाइट के अंदर, या फिर आपने फिर डायरेटिक्स देने हैं और साथ नॉर्मल सलाइन देना है। हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट हम कर चुके हैं, डायसॉक्साइड देना है आपने, निफेडिपिन देना है, आप हाइड्रोलाजीन दे सकते हो, मिथाइल डोपा दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। शॉर्ट टर्म ये है आपके पास, और लॉन्ग क्रोनिक हाइपरटेंशन के लिए बीटा ब्लॉकर्स भी यूज हो सकते हैं। और एस इनहिबिटर्स आपकी बात हो चुकी है, वो वैसे ही किडनी को प्रोटेक्टिव इफेक्ट है उनका। इन्फेक्शंस का रिस्क इंक्रीज है, एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करवा सकते हो आप, और क्योंकि कैथेटराइजेशन चल रही है, डायलिसिस अगर हो रहा है तो उसकी वजह से हो सकता है। एनीमिया, यूजली सिवियर एनीमिया जब तक ना हो तब तक उसका कोई ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता, बाकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही होगी।
हाँ ये आया हुआ है, ये भी आया हुआ है आपका MCQ 7 ग्राम्स पर डेसीलीटर से कम जो है अगर हो तो उसको हम सीवियर एनीमिया कहते हैं। कुछ में 6 है कुछ में 7 है, तो देख लेना इसको। 7 होती है। 7 ही होती है severe। 7 ही होती है। हाँ 7 ही होती है, लेस देन 7 severe होता है और लेस देन 4 वेरी severe होता है। सर्जरी में क्या लिखा है? चलो इसका नहीं पता। GIT ब्लीड। गायनी गायनी में लेस देन 7 ही था, वो सर्जरी का नहीं है क्या लिखा है। हाँ तो मैं यही कह रहा हूँ ना, कुछ जगह है कुछ जगह नहीं है, तो वो देख लेना। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, कोई साइमेटिडीन दे देना आपने, ये एंटासिड्स वगैरह बेसिकली उसको कम करने के लिए, एसिड सिक्रीशन को। डायलिसिस सर्जरी में ये तो लेस पता ही देन है आपको। 6 है, हीमोग्लोबिन लेस देन 6 ग्राम पर डेसिलिटर सर्जरी में। जी थैंक यू। डायलिसिस आपने कर लेना उसमें, और उसकी डिटेल में नहीं जाते हम, 2 तरह का डायलिसिस होता है, आपको मेडिसिन में आएगा। इसकी कॉम्प्लिकेशन आपने याद करनी है, दोनों की अपनी अपनी जो हैं। और एंड पे एक्यूट में तो सिर्फ डायलिसिस ही करना होता है, ठीक हो जाए तो ठीक है, वरना क्रोनिक में जो है वो आपके पास ट्रांसप्लांट करना होता है आपने, ठीक है। और क्रोनिक में कोई इतनी खास बात नहीं, इसकी स्टेजिंग आपने याद करनी है, स्टेज 1 2 3 4 बेस्ड ऑन GFR कितना है। तो ये मेडिसिन में टेबल बना हुआ है, उधर से आपने कर लेना, ठीक है। फिर एट स्टार्ट ऑफ चैप्टर पे ही है, माइल्ड मॉडरेट सीवियर एंड स्टेज रीनल डिजीज, ठीक है। और नॉर्मल क्या होता है? स्टेज 1 मेरे ख्याल से नॉर्मल है, उसके बाद स्टेज 2 3 4 5, और 5 जो है उसमें एंड स्टेज रीनल डिजीज है, उसमें रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी करनी पड़ेगी आपको, या डायलिसिस से या ट्रांसप्लांट्स। ओह टाइम तो खत्म हो गया। विल्म्स ट्यूमर, विल्म्स ट्यूमर पता ही है आपको क्या होता है विल्म्स ट्यूमर? बच्चों में किडनी का ट्यूमर ठीक है, लेस देन बच्चों में 5। किडनी का हाँ बच्चों में होता है, और इसको आपने एब्डोमिनल मैस होता है, ठीक है। यूजली जो है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है, मदर को जो है वो पॉसिबल हो सकता है, या फिर कोई वैसे किसी और डिजीज के लिए आपने एग्जामिनेशन किया तो उसमें आ गया, ठीक है। और अगर सिम्टम आएंगे तो आपके पास हीमाचूरिया के सिम्टम आ सकते हैं, मैस तो आ गया, मैस हो सकता है, हीमाचूरिया के सिम्टम्स हो सकते हैं, हाइपरटेंशन डेवलप हो सकती है, और क्या हो सकता है? ये वाले सिम्टम्स हो सकते हैं, ठीक है। बाइलैटरल होगा यूनिलैटरल होगा विल्म्स ट्यूमर? यूनिलेटरल होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, बाइलैटरल अगर प्रॉब्लम है ऐसा, तो वो क्या होगा? तो वो सिंड्रोम होगी BHL क्या ऐसा उसके वो तो साथ। विल्म्स, ठीक है, पॉलीसिस्टिक किडनी भी हो सकती है, ठीक है। और दूसरा इसमें है कि मिड लाइन को क्रॉस नहीं करता, जो न्यूरोब्लास्टोमा होता है उसकी भी एक एब्डोमिनल टाइप होती है जो एब्डोमिनल मैस बनाती है, तो वो जो होता है ना वो मिड लाइन को क्रॉस कर रहा होता है। दूसरा इसमें एसोसिएशन आपने याद करनी है, NIDD आयरस जो होता है वो गायब है, और हेमी हाइपरट्रॉफी, हाफ ऑफ द बॉडी जो है वो उसका साइज जो है उसका जो मतलब वो इंक्रीज हुई भी है, हाफ साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। डायग्नोसिस आपका सिंपल है, रेडियो करवाओगे आप, CT करवाओगे, MRI करवाओगे, अल्ट्रासाउंड करवाओगे, और आपको मेट्स भी पता लग जाएगा, ठीक है। रेडियो एक्सरे पे जो है वो आपको मेट्स पता लग जाएंगे लंग्स के, आपको CT पे लिम्फ नोड स्टेटस सारा कुछ पता लग जाएगा। डिफरेंशियल इसका न्यूरोब्लास्टोमा ही है, का बता दिया आपको क्या सीन है। मैनेजमेंट क्या है जी? सर्जरी आपने करनी है, नेफ्रेक्टमी कर सकते हैं, लेकिन अगर बाइलैटरल ट्यूमर है तो फिर आपने पार्शल नेफ्रेक्टमी करनी है, यानी एक साइड पे आपने कुछ ना कुछ तोड़ना है, दो किडनीज के बगैर तो काम नहीं कर सकता वो, ठीक है। उसके बाद आपने रेडियोथेरेपी करनी है, रेडियोथेरेपी आप जो है वो मेट्स के लिए कर सकते हो, पैलिएशन के लिए, बोन्स में अगर है तो उसके वो कम हो जाएगा, हीमाचूरिया भी कम हो जाता है इससे। और अगर लिम्फ नोड्स में रेजिडुअल डिजीज है तो उसके लिए कर सकते हो। कीमो, कीमो में क्या यूज होता है? एक्टिनोमाइसिन एंड विनक्रिस्टीन यूज होती है ऑल स्टेजेस ऑफ डिजीज में। और एडिशनल आप पुअर प्रोग्नोस्टिक है अगर फैक्टर्स, तो उसमें आप साइक्लोफॉस्फामाइड, और क्या है जी, विनक्रिस्टीन, एक्टिनोमाइसिन डी, साइक्लोफॉस्फामाइड और डॉक्सोरोबिसिन
आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है लेकिन आ जाता होता है ये। तो नेफ्रेक्टमी करनी है आपने प्राइमरी ट्यूमर की, अगर लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हैं तो आपने उनको, या तो आप उनको निकाल सकते हो लिम्फेडिनेक्टमी, या फिर उनकी रेडियो कर सकते हो। ठीक है, इस तरह सिम्टम्स एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। एब्डोमिनल मैस है, हाइपरटेंशन, हीमाचूरिया, एब्डोमिनल पेन हो सकता है अगर बहुत हेमरेज हो रहा है उसके अंदर, फीवर भी हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, आयनाइरिडियन हेमीहाइपरट्रॉफीज के एसोसिएशन है। WT1 जीन जो होता है इसमें उसका, नहीं WT1 है कि नहीं पता नहीं, WT जीन इधर लिखा हुआ है। तो इसमें जो है उसकी प्रॉब्लम होती है, ट्यूमर प्रेशर जीन है कि क्या है वो है ये। ठीक है, और सही है। एसोसिएशंस